बेटा देखो क्वेश्चन में क्या गया है कि ये जो चेन है ये थोड़ी स्लाइड डाउन हो गई। अब इसमें क्या है, ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी। तुमको बेटा अगर मैं ऐसे समझा पाऊँ, ज़रा सोचो कि ये चेन सीधी होती और मैं तुमसे बोल रहा हूँ यहाँ 5 न्यूटन लग रहा है ऐसे एक फोर्स, ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके फोर्स लगा रहा हूँ अलोंग द, सोचो तो मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा ना। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, टेंजेंट के लॉन्ग सोचो। तो जब मैं इनको सीधा करूंगा वो सारा फोर्स ऐसे ऐड होगा कि नहीं। अच्छा हर मास के लिए क्या एंगल अलग अलग है? बेसिक बात बताओ, जी सर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं ऐसा रखा हूं और हर मास के लिए ये मेरी चेन बिल्कुल छोटी सी बनाता हूँ, बट अगर मैं एक छोटा सा सेक्शन लूं तो तुमको नहीं लगता कि इसके लिए फोर्स ऐसा होता, इस छोटे से सेक्शन के लिए? मुझे यहाँ से थीटा दे रखा है और मैं मान चुका हूँ कि ये वाला वैल्यू अल्फा है, ठीक है बेटा। और ये छोटा सा बना के इसकी लेंथ कितनी ले लूँगा मैं, आर डी अल्फा। इससे मुझे इसका मास मिलेगा डीएम, डिफरेंशियल एलिमेंट का, ठीक है। आर डी जी अल्फा है ना, आर डी अल्फा से हम मास कैसे निकालेंगे, आर डी अल्फा इंटू मास पर यूनिट लेंथ यानी एम बाई एल, ये मुझे डीएम मिल जाएगा। अब तुम बताओ इस पॉइंट पे इसका एम जी तो ऐसे होगा कि नहीं, डी एम इंटू जी, होगा बेटा। जी सर। अब बताओ ये एंगल कितना आएगा, ये वाला। सर 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। हाँ ठीक है, इन दोनों 90 को मिला माइनस के। थीटा प्लस। हम्म, अच्छा बेटा पता है तुम ऐसे भी मान सकते हो कि लेट अस दिस से दिस इज अल्फा, तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस। अल्फा 90 माइनस अल्फा। हाँ ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये कंपोनेंट हमारा कैसे लिख देते हैं हम, डी एम जी साइन अल्फा लिख देते हैं। देख लो, जी अगर सर। मैं टोटल एंगल अल्फा मानता तो बस अल्फा में लिमिट डाल देंगे, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, अल्फा की वैल्यू स्टार्ट होगी थीटा से और कहाँ तक जाएगी बेटा, थीटा प्लस ये एल बाई आर, लिमिट्स होगी थीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू स्टार्ट होगी थीटा से और खत्म होगी अल्फा की थीटा प्लस एल बाई आर। क्या यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा है? जी सर। जी सर। और मुझे चाहिए डी एम जी बेटा, सॉरी ये डी एम जी ऐसे था तो यहाँ पे जी आएगा, डी एम जी साइन अल्फा। और ये सब ऐसे छोटे छोटे फोर्स लगेंगे और इन सब का फोर्स का रिजल्टेंट लेने के लिए तुमको ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी एम जी साइन अल्फा। बच्चा ये क्या तुम्हें समझ आएगा? तुमको बेटा उसी सेम समझ आएगा ना जब तुम इस चेन के यहाँ आत्मा में जाके घुसोगे और फील करोगे इधर इधर अलोंग द चेन, तो मुझे टेंजेंशियल समझ आएगा। क्लियर हुआ? जी जी सर। सर। बेटा देखो, अब जैसे ही मैं डीएमडी साइन अल्फा जोड़ूंगा, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने को, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो फाइनली कितना आ जाएगा, नेट फोर्स बाई मास। तो नेट फोर्स तुम पहले निकाल लो इसको इंटीग्रेट करके, ये तुम्हारा नेट फोर्स आया और बाई मास कर दोगे तो डोंट वरी यहाँ मास आएगा, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। डीएम पुट करोगे ना तो उसमें मास आएगा, यहाँ लेते आना उसको, तो तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में सिर्फ बोला है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तुम्हारा अल्फा उस वैल्यू के लिए नहीं है, स्टार्टिंग के लिए। तो अल्फा की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, जीरो, और फाइनल वैल्यू क्या होगी, एल बाई आर। क्वेश्चन में लिखा है इस पॉइंट से नहीं निकालना, हमें स्टार्टिंग से निकालना है, यहाँ से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? जी जी सर। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो उस समय तुम्हारी अल्फा की वैल्यू बेटा बिल्कुल यहाँ पे लोगे तो अल्फा की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, देखो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो अल्फा एल बाई आर। क्या बेटा आप कर लोगे कि मैं वैल्यू पुटिंग करके दूं, बताओ। सर हो जाएगा। नहीं सर मुझे। ठीक है, अब बेटे सर हम ऐसे, सर ऐसा नहीं कर सकता मतलब, सर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ना कर मतलब कुछ पॉइंट मतलब, अगर वो क्वेश्चन में पूछता मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका एक्सेलरेशन निकाला जाए।
तो फिर सर ऐसा कर सकते हैं मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो फिर यहाँ से मतलब ओमेगा नहीं 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 बेटा, मैं बता रहा हूँ वो बड़ा लंबा अप्रोच जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, तुम कर क्या सकते थे, हर पॉइंट का वेलोसिटी निकालते अलग अलग, कि वो कितना मास ट्रेवल कर, मतलब कितना नीचे आ गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? और फिर जी तुम पे एक्सेलेरेशन फॉर्मूला लगाते हैं, इसे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इतना होता है। बट वो इतना टीडियस जाएगा कैलकुलेशन, जबकि तुमको पता है कि बेटा तुम्हारे हिसाब से एक्सेलेरेशन और फोर्स क्या होता है, सेम ही तो होता है। जी तो तुम देखो, अगर मुझसे कोई एनर्जी पूछेगा तो मेरे को फर्क पड़ता है वो कितना नीचे आया है, लेकिन फोर्स के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ, आपको समझ रहे हो, उसकी हाइट वाइट मैटर नहीं करती है, ऊपर है नीचे, बस मुझे कंपोनेंट देखना है कि mg cos थीटा कितना लगेगा, मतलब mg sin थीटा कितना ऐड होगा। क्या मेरी बात तुमको समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। बेटा देखो, अगर मैं एक चेन को, मैं हिंदी में समझाता हूँ, मैं एक चेन को यहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं एक चेन को ऐसे छोड़ रहा हूँ, एक मैं चेन को बोल रहा हूँ कि वो यहाँ से यहाँ तक आ गई है ऐसे। तीनों केस में सिर्फ मुझे उस समय की वैल्यू से मतलब है, वो डिसाइड करेगा कि वहां पे कितना डीएमजी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन है। अगर ये झुक के भी नीचे आया है ऐसे, तो उससे एक्सेलरेशन पे या फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स बेटा तुम उसका रूट कॉज समझो ना, वो mg है उसका रूट कॉज, और वो उस लोकेशन पे थीटा डिसाइड कर रहा है कि डीएमजी साइन थीटा कितना बनेगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? जी सर, तो मतलब हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। जी अगर मैंने यहाँ, जैसे मैंने ये वाला केस लेने लग गया था ना, कि जब वो अल्फा ऑलरेडी थीटा नीचे है, तब मुझे ऐसे लेना पड़ता थीटा फिर थीटा प्लस एल बाई आर। जी अब बेटा हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद एक 64 क्वेश्चन है, स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ट्रांसलेट। बेटा आप लोग को शेयरिंग बंद हो गई क्या? नहीं नहीं, अरे यार, बेटा आवाज क्लियर आ रही है? जी जी सर। सॉरी बेटा, कॉल आ गया था। स्मूथ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ट्रांसलेट इन ए स्ट्रेट लाइन। बेटा देखो, ट्रांसलेशन मतलब समझते हो ना, कि जब तुम अपने एक्सिस के अबाउट ना घूमो, ये अपने अबाउट ना घूमे, ये सिर्फ ऐसे जाए, ठीक है? A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at velocity zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to sphere as a function of angle theta slides. अच्छा ये बताओ, ये चिंटू को मैंने यहाँ रख दिया और ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, ये समझ आया? यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? जी सर। अच्छा बताओ, इसके फ्रेम में बताओ, फेयर के फ्रेम में इस पे सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं, एम में? जी सर। तो आ जाओ ना, इसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। इसमें फोर्स लगे एम में एम जी और नॉर्मल रिएक्शन, तीन फोर्स आएंगे पिक्चर में कि नहीं, जल्दी बताओ। जी सर। अब तुमको निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ एंगल स्लाइड्स। कोई बात नहीं, मान लेते हैं थीटा स्लाइड कर गया, है ना? बेटा समझ आ रहा है? जी सर। जब मैं इसके ऊपर बैठ गया, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मेरा वो इनर्शियल फ्रेम है, तो मैंने पीछे सीडो फोर्स लगा लिया, क्योंकि मेरा इनर्शियल फ्रेम चल रहा था, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल हुआ। मेरी बात समझे ना? तो अब मेरे लिए क्वेश्चन इतना जी सा है सर। कि थीटा आने के लिए
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पहुंचने के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। कांस्टेंट फोर्स एक लगता रहेगा हर पॉइंट पे, दैट इज एम में। अब तुम इसको कितने तरीके से कर सकते हो, बोलो। मैं आलसी इंसान हूँ, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ हमेशा। क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेमेटिक्स की समरी है, तो मैं काइनेमेटिक्स से क्यों सॉल्व करूंगा? मैं पागल हूँ क्या? तुम मेरी समझ आ रही बात? जी जी सर। मैं बोलूंगा अच्छा बताओ काम कौन कर रहा है? कौन बेशरम है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा? नॉर्मल रिएक्शन कभी भी रखो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन से तो कोई उम्मीद छोड़ ही दो, वर्क डन जीरो। एम में काम किया कि नहीं? बताओ बताओ ना। एम में ने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जी सर। कितना कितना बोलो। अरे ये बच्चा आर मान लो, तो ये सर, कितना? आर साइन थीटा। सर आर साइन। तो एम में आर साइन थीटा किसका वर्क डन हुआ बताओ? मतलब एम में सर स्यूडो फोर्स। साइन थीटा किसका वर्क डन हुआ? सीडो फोर्स। और भी कोई वर्क करा दो किसी से, एमजी से कराओ, एमजी एच ना। एच कितना होगा? एच कितना आएगा बताओ? आर माइनस आर कोस थीटा। सर आर एमजी आर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। आर ये किसका वर्क डन हुआ? सर एम जी। सर एम जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब क्या हो गया बेटा? यहाँ तो वेलोसिटी जीरो थी ना, हाफ एम वी स्क्वायर। खत्म करें क्वेश्चन? जी क्लियर हुआ? जी सर। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे, काइनेमेटिक्स से करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। जब वहां पे समराइज और जेई एडवांस में यही बच्चे चाहिए, जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही बच्चे करेंगे, उनके बाद क्लिक करें। तो मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई? हाँ सर। जी सर। हाँ। अब बेटा इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं इसको क्लियर कर दूं? तुम लोग को समझ आ गया ना? क्लियर कर दूं? जी सर। जी सर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक ये ऐसे दे रखा है, इसका मास 10 m दे रखा है और ये कुछ 2.2 मीटर दे रखा है बेटा। बच्चा ये जाएगा हमारा कैपिटल एम। अच्छा, और ये भी कैपिटल एम ही है। क्वेश्चन क्या बोला है? ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the top of a bigger block 10 m. As shown in the figure, all the surfaces are frictionless. The system is released from the rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant the smaller block reaches the ground. इसको जमीन पे पहुंचाओ। अब मैं आलसी इंसान, मैं कैसे करूंगा? बेटा देखो, अगर तुमको आईटी एडवांस में जाना है, यू विल राइट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है? C1, C2। बेटा पता है, हर साल हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कुछ बच्चों को ये सब बातें समझ आती हैं, जिनको अंडर 50 टाइप का मटेरियल बनना है, अंडर 100 टाइप का मटेरियल बनना है। हर साल हम लोग बोलते हैं कि लाइक अच्छा सर, बेटा हर समय एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? इन दोनों पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? बताओ, हु इज एक्सटर्नल फोर्स? सर एम जी। एमजी। तो क्या नहीं मिल सकता? अगर एमजी हमेशा दोनों पे नीचे ही फोर्स लगाएगा, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं आ सकता? कहाँ पे मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता? सर हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल। डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो ये बात भी मुझे समझ आ गई। तो आखिरी में जब वो यहाँ पहुंच के ऐसी वेलोसिटी कर रहा होता, छोटा है ना, स्मॉल ब्लॉक लिखा है, ठीक है, जी ये यहाँ पहुंचा, जस्ट पहुंचा। तो जब ये नीचे पहुंचेगा, तो वर्क डन किसने किया? एमजी ने। तो वर्क डन कितना हुआ? द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस मूव विद। बेटा एंगल वेंगल नहीं दिया है ना? नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हमको रेशियो तो दे रखा है ना, हमारा काम उसने कर रखा है, एम और 10 m दे रखा है। M और M2 देता तो प्रॉब्लम आती। बेटा फिर मैं आलसी इंसान, मैं बोलूंगा जब ये वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मैं कहीं पे भी डिफरेंस मान लेता हूँ। मैं यहाँ मान लिया, ठीक है। या तुम सेंटर ऑफ मास कहीं इमेजिन कर लो बेटा, 10 m और M का कहीं सेंटर ऑफ मास कहीं तो आता ना, है ना? जी जी कोई भी एक लाइन ले लो उसके अबाउट। अच्छा ये बताओ, जब मैं नीचे जाऊंगा तो इस ब्लॉक को इधर आना पड़ेगा, चाहे तुम एफबीडी बना के देख लो। ये इस पे नॉर्मल एक्शन लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। मतलब ये, जब मैं 10 m की एफबीडी बनाता तो मुझे नॉर्मल एक्शन ऐसे मिलता ना, तो उसका ये कंपोनेंट इसको मूव कराएगा कि नहीं? जी। तो ठीक है, क्या तुम इस कॉमन सेंस से नहीं कर सकते कि जब तक तुम नीचे पहुंचोगे
जो m वाला बेटा देखो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, तो m1 x1 मस्ट बी इक्वल टू m2 x2, ये बात तुम्हें समझ आई है ना? अगर सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वहीं रहे तो इस बात के लिए क्या जरूरी है? तो चेंज 0 रहेगा। चेंज 0 रहेगा। अब वो कैसे हो सकता है? जब मेरा ये इस तरफ जितना जाए, ये कितना जाएगा? कैप स्मॉल m इंटू 2.2 इक्वल टू x इंटू 10m। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। सर सर अगर x इधर आएगा तो सर स्मॉल m सर मतलब एक वो छोटा तो वाला ब्लॉक ले लो सर। छोटा वाला भी एक तो एक करके बोलो। मतलब सर मतलब अगर वेज राइट साइड को सर x आएगा तो फिर वो जो मतलब ब्लॉक है सर वो भी तो मतलब जब नीचे जाएगा तो वो भी सर 2.2 प्लस x कवर करेगा। प्लस नहीं वो सर माइनस x। जी सर। मैं तुमको रियल समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या दिखा रहा है? एक सेकंड रुकना बेटा, लैपटॉप में पता नहीं बेटा क्या एरर है, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ वापस। अच्छा बेटा ऐसे सोचो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ होता, कहीं ऐसी लाइन बनती कि नहीं, है ना? ये सीएम, जी मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे रहेगा। वो नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है जब तुम नीचे से चले जाओगे, क्योंकि एमजी फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नीचे शिफ्ट हो सकती है। बट अगर मैं एक्स एक्सिस ऐसे बनाऊं तो इसके लॉन्ग नहीं चेंज होगा, मतलब इसी लाइन पे रहेगा, है ना? जी सर। जी तो ये इसको मैं अर्थ की तरह रेफरेंस ले लेता हूँ, तो इसको जितना मूव कराओगे इधर उतना ये कैपिटल एम इधर मूव करेगा। ये बात समझ आई? जी सर। जी तो तुम ऐसे सोच लो कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, लेट अस से कि ये डिस्टेंस 2.2 है ना? जी अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि सिंपल सा कि स्मॉल एम कितना बेटा नीचे आने तक कुछ ऐसा हुआ कि रियलिटी में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये समझो कि अच्छा मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद पिक्चर ऐसे हो गई, चलेगा बेटा? जी सर। ये समझ आ रहा है? जी तो लेट अस से ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है? जी तो मेरा स्मॉल एम कितना मूव किया, ये कितना मूव किया बताओ? 2 2.2 माइनस। इंटू छोटका एम इक्वल टू बड़ा एम ना, 10m इंटू एक्स। अब सही है बेटा? जी हाँ सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा याद रखना जब हम इस तरह से बैलेंस करते हैं तो x1 x2 अर्थ के रिस्पेक्ट में आता है या सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आता है, याद रहेगा? जी सर। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, ये कार्ट वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। नहीं सर मैं सर क्वेश्चन हो गया सर मैं ये समझ नहीं पाया वो जो होल है सर वो सर पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि वो कार्ड में किधर है पर वो सेंटर में है, तो फिर सेंटर में ही क्यों मतलब लेना है उस होल को। The flow of the horizontal distance from नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ही बोला है बेटा। बेटा इसमें मतलब कहाँ है कि सेंटर में लेना है, बताओ कहाँ लिखा है? सेंटर में लेने से कैसे होगा। नहीं, तुम्हें बस स्ट्रिंग और स्लॉट के बीच में अंतर दिया है, एल। कहाँ दिया है कि वो सेंटर में होना चाहिए? मैं कर दूं क्या क्वेश्चन बेटा? बिल्कुल सेम लॉजिक पे जैसे जस्ट पीछे वाला किए ना, उसी लॉजिक पे है। ये वाला क्वेश्चन किए हो ना, उसी लॉजिक पे बेटा। जी सर मतलब वो सेंटर को सर ओरिजिन मान कर लिया है तो फिर सर सेंटर को ही ओरिजिन ना मतलब ना ना क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं। बच्चा रुको रुको, एक सेकंड रुक जाओ। तुमको क्या दिया है? ये लेंथ कितनी दे रखी है? द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रिंग एंड द स्लॉट, ये लेंथ एल दे रखी है कि नहीं, है जी ना? सर। अब ये सेंटर में होना हो, आई डोंट रियली केयर, ठीक है?
अब तुमसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसमें मास किसके पास है, लेट अस से मास m1 इसके पास है और बॉब के पास m2 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मास दे रखा है ना, कितना कितना कार्ट ऑफ मास m है, तो फिर हाँ, इसका मास दे रखा है, इसका स्मॉल m है और इसका कैपिटल M है। ये बात समझ आ रही है। जी सर। अब कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होता ना, ये तो मान रहे हो ना, कहीं ना कहीं तो होता। जी सर। लेट अस से कि बेटा तुम ये मान के चल रहे हो कि मिडिल पॉइंट यहाँ है, ऐसे कहीं है इसका काट का, ठीक है, और स्मॉल जी सर। का मिला के सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आ रहा है, चलेगा। जी सर। अब सेंटर ऑफ मास के पास चेंज होने का हक है क्या, नहीं ना, नहीं सर। ये तो इंटरनल प्रोसेस है, एक्स में कैसे डिस्प्लेस होगा। तो लेट अस से यहां से ये दूरी कुछ है, हमें नहीं निकालना बेटा, कुछ है वो, ठीक है। अब देखते हैं, ये इनिशियल कंडीशन है ना। अब मैं मानता हूँ थोड़ा में ये वैसा हो गया, क्या बोलते हैं, ऐसा हो गया, काट थोड़ा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, चलेगा। जी। अब राइट हैंड साइड वो शिफ्ट हुआ है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, रुको बेटा मैं थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। मान लो मैंने तुमसे बोला वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कितना शिफ्ट हुआ होगा बेटा बताओ। सर राइट हैंड साइड सर कितना शिफ्ट हुआ? कुछ भी मान लो, ये मान लो कि बेटा एक जितना भी शिफ्ट होगा उतना स्लॉट भी तो शिफ्ट होगा, समझ आया। जी सर। लेट अस से कि ये, अरे यार मुझे डायग्राम अच्छा बनाना चाहिए क्योंकि इसमें डायग्राम ही मेन एसेंस रहता है। बेटा ये t इक्वल टू 0 की पिक्चर है, ये सेंटर में नहीं है, स्लॉट कहीं भी हो सकता है, ये COM है। लेट अस से कि ये जो पूरा है ट्रॉली, ये ऐसे हो गई, चलेगा। जी सर। ट्रॉली एक्स शिफ्ट हो गई, मतलब ये एक्स शिफ्ट है, देखो ट्रॉली का, अब ट्रॉली जो भी है एक्स शिफ्ट हुई है इधर, तो इसका ये कितना शिफ्ट होगा, ये वाला चिंटू, चिंटू भी एक्स शिफ्ट होगा कि नहीं। जी जी सर। सर। तो लेट अस से चिंटू अगर इधर आ गया, कोई बात नहीं, डरना नहीं, ये एक्स शिफ्ट हुआ, तो ये पूरा ट्रॉली कितना शिफ्ट होगा, सर L-1। आराम से देखो बेटा, ये लेंथ L है टोटल, टोटल ये लेंथ L है, और तुम ट्रॉली ट्रॉली अगर हमारी एक्स शिफ्ट हुई है तो ये भी हमारा एक्स शिफ्ट हुआ ना, जी सर। समझ आई ना पक्का, वो फिक्स्ड है ना बेटा, जी ट्रॉली के साथ ही बंधा हुआ है, तो ये भी एक्स शिफ्ट हुआ। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ट्रॉली इधर जा रही है और ये इधर आ रहा है, तो तुम एक्स इधर गए और उसको चलना है L डिस्टेंस, तो वो कितना चला, L-x चला कि नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट में। जी सर। जी सर। अरे बॉब के भाई हिसाब से सोचो बेटा, उसने थोड़ी ना L दूरी चलनी है, अब उसने L-x चलना है इतना सा, तो बच्चा सोचता है कि L जाएगा, तो चक्कर में आंसर गलत कर देता है। जी सर। समझ आ गया बेटा। जी सर। बेटा जब तक विजुअलाइजेशन नहीं हो तब तक सोचते रहो या तो पूछते रहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये तुम लोगों ने आपस में भी डिस्कस किया है कि नहीं, बताओ सच बताओ, जी सर। ये जी सर। सर चिन्मय सारे सर। डिस्कस्ड है, सर ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने आपस में डिस्कस किए हैं। सर सारे नहीं किए सर, जब मैंने कर लिया था तो फिर कुछ डाउट्स ऐसे थे जो मैंने उससे पूछ लिया था, तो चिन्मय तो सर, उसके बाद उसने मुझसे नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सर उस टाइम तक मैंने नहीं किया था मैंने सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। टू फ्रेंड्स A and B each weighing 40 kg are sitting on a frictionless platform. Two friends A and B are sitting on a frictionless platform some distance d सर apart. ये बेटा काफी इजी सर क्वेश्चन है, ये एक जी बार सर। 38 वाला सर सही, 37।
क्या सर बेटा? 37 वाला। अच्छा, a particle of mass 100 gram moving at an initial speed u collides with another particle of same mass kept initially at rest. The total energy becomes 0.2 joule after the collision. What would could be the minimum and maximum value of u? सर मैंने कुछ ऐसे बेटा प्रोसेस एक से चीज किया, बताओ, मतलब सुनो सुनो, ई क्या है, बात करो, व्हाट इज ई? टेल व्हाट, टेल मी व्हाट इज ई? सर कोएफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस। ये क्या सिग्निफाई करता है? सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुई, वो तो डेफिनेशन हुई। बचा क्या? रेस्टिट्यूशन, एनर्जी कितनी लॉस हुई? इक्वल टू 1 में एनर्जी लॉस मिनिमम है, इक्वल टू 0 में एनर्जी लॉस मैक्सिमम है। तो जब वो बोल रहे हैं मिनिमम, दैट मीन्स वो क्या चाहता है कि दोनों मासेस स्टिक करें आफ्टर कोलिजन। ये वाला केस हो गया, और इलास्टिक कोलिजन करा दो तो मैक्सिमम मिल जाएगा ई की वैल्यू। जी सर यही प्रोसेस पूछ रहा था, ये सही है या कुछ और अलग ही नहीं प्रोसेस लगेगा? नहीं नहीं, ठीक है बेटा। अब बताओ 42 भी, 42 सच में बेटा? सोचो 42 को सोचो, सर जब 42 वाला सर, सर हाँ हाँ एनर्जी कंजर्वेशन से क्यों नहीं हो सकता, ये पूछ रहा था। बेटा, फ्रिक्शन एक जैसे मान लो बुलेट ब्लॉक में घुसा, ठीक है, जी सर। तो कोलिजन विल फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन वंस द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, जी सर। लॉस होगा। और तुम गारंटी देते हो कि जब बुलेट ब्लॉक से टकराई होगी, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है पूरा बेटा, तो भी तो एनर्जी लॉस हो सकती है। जी सर पर वो जो एनर्जी लॉस होगा वो हाँ, उसी सिस्टम में रहेगा ना, और कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। अरे रुको ना थोड़ी देर में, ये तुमको सब रिगिड मास और पॉइंट मास दिए है ना, तो उसमें क्या होता है, बाकी आगे चल के पढ़ोगे ना, थर्मोडायनेमिक्स आने दो, इसी में बोल देगा कि व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जितनी एनर्जी लॉस हुई है ना वो उसी में रह जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी। अच्छा सर। हम्म, जी सर। इसको लॉस समझो। ऐसा समझो बेटा, जैसे मान लो तुम लास्ट टाइम कहीं दीवार पे मुक्का या किसी को ऐसे मारे पीटे हो, या अपने आप को ऐसे गलती से मारे हो गाल पे, थोड़ा गर्म नहीं हो जाता है, जी सर। तो वो तुम्हारी बॉडी से थोड़ा डिसिपेट हो जाएगी, चली जाएगी। जी सर अब ये हो जाएगा सर, हाँ, कंजर्वेशन नहीं वो सही मोमेंटम। में क्वेश्चन हार्ड नहीं है बेटा। 46 the spring mass, the block of mass 200 gram to vertical spring, the spring is stretched by mass of हाँ ठीक है, हो गया बेटा, ये इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? 46 में 200 ग्राम का एक बच्चे को लटको स्प्रिंग को लटका रखा है, और तुम इसका स्ट्रेच दिया हुआ है ना, 1 जी सेंटीमीटर सर। का। व्हेन द वो इक्विलिब्रियम में भी दिया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास 120 ग्राम ड्रॉप कर दे रहे हो, कर दो ड्रॉप। जब वो नीचे पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी तो गेन करेगा ना, 45 सेंटीमीटर से जब गिराओगे जी सर। तो लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लगा? जी सर। बेटा देखो स्टेप 1, एक स्प्रिंग ऐसे है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। स्टेप 2, एक ब्लॉक को इस पे गिरा रहे हो, तो जितना ये नीचे गिरने तक वेलोसिटी रखेगा उससे एक मोमेंटम निकाल सकते हो, एमवी, जो गिर रहा है। और जैसे जी सर भी निकाल दिया। हो गया, अब ये समझो एम जी स्मॉल एम हो गया, फिर इसका यू इक्वल टू एम वी कर देना, कर दोगे? उसके बाद जी सर। तुम अब मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या करना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल गिव यू द वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको ये लगता है ना कि देखो पहले से एक एक्सटेंशन था, वो उसको भूल जाते हैं। मेरी बात समझे? यस सर। वो पहले से इक्विलिब्रियम में थी ना, तो सपोज पहले से एक्सटेंशन था x1, अब वो तुम जी निकाल एम इक्वल टू के एक्स करके x1 आ जाएगा। अब बेटा देखो, जब तुमने उसको फाइनली नीचे तक मैक्सिमम एक्सटेंशन लिया, तब यहाँ से ये जो दूरी आएगी वो आएगी y, मान लो, ठीक है। जी सर। तो बस उस x1 का ख्याल रख लेना, तुम्हारा आंसर गलत नहीं आएगा। तुम यहाँ से एनर्जी कंजर्व कर रहे हो ना, इस पॉइंट पे टकराया, अब तुम इस पूरी काइनेटिक एनर्जी को सोचोगे, तो बस तुम एक काम करो, टकराने के बाद जब तुम कोलिजन कर चुके हो, तब इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी को इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी से कंजर्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस एक बार जब कोलिजन हो गया तो स्प्रिंग अंकल और ग्रेविटेशन दोनों कंजर्वेटिव है, तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। बात समझ गए? जी सर। इस पॉइंट बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, ना बच्चा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, समझ आ रहे हो? बट जी इस बार तुम्हें ऐसे सोचना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है
हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस जहाँ पे mgh मानोगे प्लस हाफ mg स्क्वायर, समझ आया? जी सर। और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंजर्व कर दो, खत्म, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। इफ आई हैव टू गिव यू आइडिया कि जे एडवांस में क्वेश्चन कैसे आता है, वो 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लगाया। अगर तुम जे एडवांस के कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहां एक्यूरेसी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन पे बैक टू बैक तुम्हें कंसर्न कॉन्सेप्ट लिखना होता है। C1 कोलिजन, C2 कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जिस बच्चे को मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं आती वो अटक जाएगा। अब बेटा हम आते हैं 49 पे। Two masses m1 and m2 are connected by spring of spring constant K and placed on a frictional surface. Initially, the spring is stretched through x node. When the system is released from the rest, find the distance moved by the two masses before they come again to the rest. क्या दिक्कत है बेटा इसमें बताओ? विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा। अच्छा करा तो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो, दो मासेस अलग अलग हैं, m1 एंड m2, और उनको बीच में आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। इनिशियली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू ए डिस्टेंस x नॉट, यानी जब t इक्वल टू 0 है तो अभी इसका एक्सटेंशन हो रखा है x नॉट, मतलब ये लेंथ है l प्लस x नॉट, चलेगा? जी सर। l इज नेचुरल लेंथ। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, अब मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया। अब ये स्ट्रेच्ड है तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी कि नहीं? हाँ या ना? इधर भी ऐसे लगाएगी कि नहीं? लगाएगी। जी सर। बेटा इस पूरे सिस्टम के लिए ये इंटरनल फोर्स हुआ कि नहीं? तो क्या चेंज नहीं होगा बेटा बताओ? सर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। हाँ, और क्या चेंज नहीं होगा? सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास बेटा। बेटा एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ वो क्या कहते हैं? हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, सर हो जाएगा सर, सर छोड़ दीजिए सर। कर सर लोगे? ये नहीं सुन। जी सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नहीं आए तो फिर आना बेटा, कल फिर पूछना। जी सर। हमेशा होगा कि जैसे तुम लोग थोड़ा सा वो बेशरम बना करो डाउट्स मांगने में, ठीक है? बेटा मैं तुमको ऐसे बता सकता हूँ, अभी मैं तुम लोग का काम खत्म करने के बाद आके फिर एक टास्क निपटाऊंगा। तो तुम लोग अगर बेशरम रहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छी रहेगी। बेशरम का मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बात समझ रहे हो ना? इट्स लाइक नहीं, जी सर। आज मैंने मना किया, कल दोपहर में फिर मांगो, फिर मुझे वो फिर स्लॉट दिमाग में बन जाता है। बेटा कोई चीज करना तब आसान होती है ना व्हेन यू हैव शेड्यूल्ड इट। तुम दिमाग में, मैं एक दिन में पूरे ना, एक दिन में पूरे हफ्ते का काम कर सकता हूँ अगर मैंने स्लॉट्स बुक कर रखे हैं, 1 से 2 ये वाला, फिर 2 से 4 ये वाला। बात समझ पा रहे हो? जी सर। मैंने तुम लोग का स्लॉट रखा 12 से 2। उसके बाद मैंने ये सोचा कि 2 से 3 मैं चेक करूंगा जे एडवांस वालों के लिए क्या क्या टेस्ट पेपर बने हैं आज, क्योंकि मैंने सबको टास्क दे रखा था बनाने के लिए। चलो वापस आता हूँ बेटा, क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि M1 M2 दो मासेस हैं, M1 M2 दो मासेस हैं, और यहाँ पे V नॉट है। यहाँ तक साथ में हो? जी सर। सर सर क्वेश्चन नंबर 52 सर, फोर्स लग रहा है। क्या बेटा? सर वो वी नॉट की जगह फोर्स लग रहा 52 है, और F1। जी सर 52। 52 करता हूँ, फिर V नॉट हटा दो। Question number 52. Consider the situation of the previous problem. Suppose the block M1 is pulled by constant force F1. Pulled by constant force, find the maximum elongation of the spring will suffer. क्या दिक्कत है बेटा? ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस पे F1 फोर्स लगा रहे हो कांस्टेंट, इस पे F2 लगा रहे हो, क्या दिक्कत है इसमें? अब जब पूछा ये तो है फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन द स्प्रिंग विल सफर, तो कितना एलोंगेशन होगा? क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें बताओ? सर समझ नहीं आ रहा क्या करें। कुछ ना करो, हर पॉइंट का तुम जब डरो एफबीडी बनाओ, अभी तो मौका है एफबीडी बनाने का। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? सर हाँ बोलो बोलो, सोचो कि मैं सोल्यूशन बताऊं, बताओ, सोचोगे कि मैं बताऊं?
सर बता दीजिए सर, सोचा पर नहीं हुआ। चिन्मय बेटा आप बताओगे, सोचोगे? सर बताओ। सर ये ना मेरे से नहीं हुआ था, मतलब कल ही किया था, ये नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, M2 का FBD बनेगा तो क्या बनेगा? सपोज एक ऐसा टाइम आता है, मैं ये यहाँ पे कुछ अर्थ का ये रेफरेंस बनाता हूँ। थोड़ी देर में तुमको ये बड़ा होके ऐसे पहुंच गया, ठीक है, और ये बड़ा होके ऐसे पहुंच गया। अब समझ आ रहा है ना? मैं तो कोई जी सर। जी हम्म, अब तुमको क्या निकालना है? मैक्सिमम इलोंगेशन। बेटा इस समय ये x1 f2 के बराबर होगा। सुन ना, पूरा पेशेंस रखना। और यहाँ पे k x2 किसके बराबर होगा बेटा बताओ? F1। f1, क्योंकि वहां पे जाके रुकना है उसको। पर तुम बोलोगे सर ये एक स्प्रिंग में दो दो एक्सटेंशन कैसे हो सकते हैं? सोच लो। इज इट पॉसिबल कि एक स्प्रिंग में दो एक्सटेंशन हो? नहीं सर, मतलब हम मान रहे हैं कि x1 प्लस x2 मिला के एक ही एक्सटेंशन होगा। तो फिर मैं x1 क्यों लिखूंगा? स्प्रिंग तो फोर्स लगाती है दैट मच। बेटा मैं इस चीज को फिक्स कर दूं कि यहाँ पे जब इसको खींचोगे तो स्प्रिंग तो फोर्स उतना ही लगाएगी ना, के एक्स वन या के एक्स नॉट जितना टोटल एक्सटेंशन हुआ है। पार्शियल एक्सटेंशन से कहाँ लगाती है? तो ये फोर्स गलत होना चाहिए फिर। सोचो सोचो सोचो। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला, वो क्यों सही है या क्यों गलत है? मैं तुमको एक लॉजिक दिया और बोला, मैंने बोला सोचो इस पे कि अगर मैं के x1 चुन रहा हूँ क्यों गलत है? अच्छा तुम लोग को स्प्रिंग के बारे में कुछ कुछ पढ़ाया था? स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, किसके प्रोपोर्शनल होता है? जी सर। अच्छा ठीक है। तुमको क्या ये इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है? सपोज ये नेचुरल लेंथ है, हमको ये तो नहीं दिया है ना 52 में डायरेक्टली बोला है ना कि इसके बाद बुक करो। स्टार्टिंग में कोई एक्सटेंशन तो दिया नहीं है। नहीं ये M2 दिया है, ये M1 दिया है, इस पे अचानक से F1 फोर्स लगने लगता है, इस पे F2। तुम बताओ कैसे करेंगे? मैं भी बोल रहा हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे करेंगे? सबसे देखो होता क्या है ना, हमको जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया जाता है तो हमारा दिमाग खुलता नहीं है। दिमाग नहीं खुलता है का क्या मतलब है बेटा? हम लोग जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से करना चाहिए। क्या तुमको ये बात सिखाई गई है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फोर्स, एनर्जी और वाइब्रेशन अप्रोच होती है? याद करो, कभी ना कभी बोला होगा मैंने। ये तीन अप्रोच डेवलप करते हैं आप। फोर्स से करोगे, नहीं तो एनर्जी से करोगे, नहीं तो वाइब्रेशन से करोगे जब टेम्परेचर आ जाएगा तो।
ठीक है, अब मैं तुमसे बोलता हूँ, हु इज द एक्सटर्नल पार्टी हियर? लेट अस से, सर सुनना, ये दोनों मिला के, ये इतना मिला के एक सिस्टम है। अब एक्सटर्नल कौन कौन है? F1 एक्सटर्नल फोर्स है, F2 एक्सटर्नल फोर्स है। जी जी सर। समझते तो हो तुम लोग। अब मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, ये इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर तुम सही में सोचोगे ना, जस्ट लाइक कि मैं, लेट अस से कि ये ऐसा खिंच गया बेटा, खिंच गया ऐसे। तो नेट फोर्स कितना लगा इस पे? लेट अस से F2 बड़ा है, इमेजिन कर लो F2 बड़ा है ना, है ना। जी अब अगर तुमको मैंने बोल दिया कि F2 बड़ा है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द F2? अच्छा, ये जितना भी वर्क डन करेंगे F2 और F1 मिलके, वो कहाँ स्टोर होगा? सर स्प्रिंग। स्प्रिंग में। हाँ, तो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा ना फिर, कि सर जो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगी, इट मस्ट बी द वर्क डन ऑफ बोथ फोर्सेस। सोच लो। क्या तुम लोग को स्ट्राइक कर रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। सिर्फ अगर अगर हम फोर्स के पर्सपेक्टिव से करें तो कैसे होगा सर? फोर्स के पर्सपेक्टिव से बेटा जी सर। जाएगा, लेकिन हो सकता है। बेटा देखो, इसको मैं वर्क एनर्जी के पर्सपेक्टिव से इसलिए करूंगा कि उन्होंने बोला मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन पे ये दोनों रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। जी सर। आपको मेरी बात समझ आई ना? झटके से आप दोनों खींच रहे हो, एक पॉइंट पे ब्लॉक हो गया। जी सर। ये जरूरी है कि ये दोनों रुकेंगे बेटा? ऐसा जरूरी है क्या? सर यहाँ पे तो रुक जाएंगे क्योंकि सर इनिशिएटिव तो 0 था, मतलब फाइनल भी 0 ही हुआ। ये तो क्यों जीरो, ये रुकेंगे क्यों? नहीं सर, सर F2 अगर मतलब ज्यादा है F1 से, ऐसा भी तो हो तो सकता फिर है कि ये मैक्सिमम एलोंगेट हो गया और ऐसे चल रहा है वी वेलोसिटी से। सेम वेलोसिटी से जाएंगे। हाँ, सेम वेलोसिटी जरूर होगी बेटा। जी सर। तुमको मेरी बात समझ आ रही है ना बेटा? एफ जी सर। माइट बी डिफरेंट, और डिफरेंट ही होंगे बेटा, तभी तो F1 F2 बोला गया है। तो अगर F2 बड़ा है F1 से, तो हो सकता है वो पूरे सिस्टम को लेके चलने लगे। तब आप कैसे कंजर्व करोगे बेटा? तब v और x दो वेरिएबल हो गए, वैकेंसी थ्योरम तो हमें एक ही इक्वेशन देगा।
तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट से करें तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा बेटा? तो चेंज होगा एक। जी सर, जी सर। खुद ही सोचो ना, सेंटर ऑफ मास क्यों चेंज नहीं होगा बेटा? हम पे भारी फोर्स लग रहा है। बेटा किसी भी समय इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? F2 माइनस F1, है ना? जी सर। मेरे दिमाग में बड़ा लेंदी प्रोसेस आ रहा है, मैं छोटा सोचना चाह रहा हूँ बेटा। तो रिजल्टेंट फोर्स होता है हमेशा मास ऑफ द सिस्टम, यानी m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ आ रही है? जी सर। एक पॉइंट तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो कि हर समय एक्सेलरेशन कितना आएगा। हर समय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी F2 माइनस F1 अपॉन m1 प्लस m2। हर समय का ये एक्सेलरेशन होगा, है ना? देख लो। जी सर। जी पूरा सिस्टम राइट हैंड साइड एक्सेलरेट कर रहा होगा। अगर मैं m2 का एफवीडी बनाऊं, m2 का, तो किसी भी तरह F2 और उस समय का एक्सटेंशन kx1 या kx, तो पीछे लगेगा फोर्स kx, और अगर इसका एक्सेलरेशन a आ रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? F2 माइनस kx इक्वल टू m2a। ये बात समझ आई? जी सर। जी सर। और m1 के लिए क्या हो जाएगा? kx माइनस
F1 इक्वल टू M1A। ये आपको सबकी इंडिविजुअल एफबीडी समझ आ गई, इसकी तो मैंने एक्स, मतलब आपने एक्स एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग मूवमेंट लिया का है। एक्सटेंशन लिया है। तो सपोज मैक्सिमम एलोंगेशन के समय एक्सटेंशन एक्स नॉट है, तो उस समय फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा? एक्स नॉट इस तरफ और इस पे F2, ये समझ आ रहा है? जी तो F2 माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू कितना आएगा? M2 इंटू ए। पर ए तो हमारा पता है हमें कितना है, F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस। इससे मुझे क्या मिलेगा? बेटा आंसर कितना दिया है बताना जरा। सर, सर 2 into M1 F2 प्लस M2 F1 टू इंटू बाई, सर 2 into ब्रैकेट ब्रैकेट में M1 F2 प्लस M2 F1 M1 F2 प्लस बाई, सर M2 F1 बाई के M1 प्लस M2 के इंटू ब्रैकेट में M1 प्लस M2। बेटा ये हमारा नेट वर्क डन नहीं निकल रहा क्या? F2 माइनस F1 मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय एक कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी v। बेटा इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है? सर हाँ बेटा बताओ। सर यहाँ पे M2 इंटू सर एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हम क्यों लाए? क्या? सर यहाँ पे सर M2 इंटू सर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हम क्यों लाए सर? सर इंडिविजुअल का अलग अलग नहीं? नहीं नहीं, ये भी फॉर्मूला तो ट्रू रहेगा ना बेटा आपका हमेशा, कि नेट फोर्स हमेशा एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रुको बेटा एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा
हेड क्लियर करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ये तेरी मिस्टेक कहाँ से हो रही है। M2 पे F2 फोर्स लग रहा है, M1 पे F1 लग रहा है। अब मेरे को अगर F2 बड़ा हो गया है अच्छा बेटा थोड़ा फील करके करते हैं। जैसे मैं F2 लगा रहा हूँ तो स्टार्टिंग में एक्सटेंशन बिल्कुल 0 होगा, समझ आ रहा है बेटा? स्टार्टिंग में एक्सटेंशन नहीं होगा, इसका इंटेंशन आगे जाने का होगा और धीरे धीरे पीछे फोर्स डेवलप होगा और इसका इंटेंशन पीछे जाने का होगा। जी अब मैंने मान लिया F2 बड़ा है, तो एक पॉइंट आएगा, सुनना बेटा, अभी ये लंबा हो रहा था, एक पॉइंट आता है। F1 छोटा है तो जल्दी ऐसा हो जाएगा, मैं पूरा फील करते हुए कर रहा हूँ। F1 इधर आया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब kx नॉट हो गया, बट F2 स्टिल ग्रेटर देन kx नॉट। मेरी बात समझ रहे हो? F1 t इक्वल टू 0 पे ऐसा फिगर था, t इक्वल टू थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ। जी जी सर। अभी भी ये ज़्यादा है, धीरे धीरे ये दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद इस मोमेंट के लिए ये मोमेंटली स्टॉप हो रहा है, बट ये अभी भी ज़्यादा है तो ये बढ़ेगा आगे। अब इस पॉइंट के बाद ये जैसे आगे बढ़ा, अब एक्सटेंशन हुआ तो kx नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन बेटा तुमको नहीं लगता तब तक ये वेलोसिटी गेन कर चुका होगा इस तरफ, और ये भी इस तरफ गेन कर रहा हो, गेन कर चुका होगा? बेटा आप समझ रहे हो ना, मैं इसको जब F1 से और F2 से, तो दे मस्ट हैव गेन सम वेलोसिटी v1 एंड v2। पहले F जी आता है ना kx नॉट से सर, स्टार्ट। लेकिन सर F2 बड़ा है तो फिर कुछ देर बाद वो जो लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक जाकर मतलब F2 के रेस्पेक्ट में वो
तो मतलब दोनों एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे मतलब कुछ देर बाद? तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा तो तो दोनों F1 F सर F1 और खींच नहीं पाएगा तो फिर सर F2 मतलब बेटा देखो, F2 इसके बाद ये F1 बढ़ रहा F1 होता, F1 नहीं बढ़ता क्योंकि ये ज़्यादा कस के लग रहा है, तो ये बढ़ता है, के एक्स नॉट बढ़ता है। एक पॉइंट है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, के एक्स नॉट इक्वल टू F1, ये बराबर हुआ। फोर्स वाला बराबर हम लोग यहीं कर चुके थे। पॉइंट आएगा कि बेटा ये रेस्ट पे जाएगा, ये वाला पार्टिकल, क्योंकि के एक्स नॉट बड़ा है। अब इसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इसकी बस v1 स्पीड थी, पर के एक्स नॉट धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। जितना आप लेफ्ट मूव करोगे के एक्स नॉट बड़ा हो जाएगा, तो ये रेस्ट पे जाएगा एक समय। उस समय F1, और जब ये रेस्ट में जाएगा, सर F1 के एक्स नॉट से इक्वल कैसे हो जाएगा? अच्छा बेटा जैसे एग्जांपल देता हूँ, जरा सोचो। स्टार्टिंग फोर्स कितना है, 0। के एक्स नॉट बिल्कुल ओरिजिनल लेंथ पे है, और ये मान लो 10 न्यूटन ले रहा हूँ, और ये 20। ऐसे समझ आ रहा है? जी सर। अब यू कैन सी कि एक्सटेंशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी 20 बड़ा है, और सपोज ये 8 न्यूटन आ गया, यहाँ पे 8 न्यूटन लग रहा है। बेटा एक ही स्प्रिंग है तो एक ही फोर्स लगाएगा, इधर 10 न्यूटन। अच्छा बताओ, जब तुम 0 से लेके यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इसकी स्पीड हमेशा इधर होगी, इसकी स्पीड इधर होगी, v1 v2। तो एक टाइम आएगा जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, जितना एक्सटेंशन बढ़ेगा। एक ऐसा एक्सटेंशन आता है जब ये इधर 10 न्यूटन हो जाता है, ये इधर 10 न्यूटन। पर उससे पहले तक 10 वाला पोर्शन हमेशा इससे बड़ा था, तो आपने एक स्पीड गेन कर रखी होगी नहीं v1, तो क्या जी जीरो हो जाएगी नहीं ना। अब तुम आगे बढ़ोगे, फर्दर ऐसे जाओगे, इस समय तुम्हारा ये वाला 12 हो गया और ये 10 है। बट सिंस तुम्हारे पास वेलोसिटी है, तो जब तक ये जीरो ना हो जाए तब तक तुम एक्सटेंशन करते रहोगे। समझ आ रहा है? जी सर। इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, उस पॉइंट तक बेटा आते 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 ये भी अपना एक्सटेंशन कर रहा होगा। ये मोमेंटली रेस्ट पे आया। अब सुनना मेरी बात को। अब यहाँ पे ये तुम्हें रेस्ट में दिख रहा है, और ये F2 है, और ये उस पॉइंट पे के एक्स नॉट मानते हैं, ठीक है बेटा। जी सर। अब क्या होगा बेटा बताओ। अब मेरा के एक्स नॉट F1 से बड़ा होने लगेगा, है ना, थोड़ी देर बाद। इसकी वेलोसिटी अब इधर बढ़ेगी, जी और इसके पे आते हैं बेटा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी v2 जो भी थी वो घटेगी। इस पॉइंट पे आने के बाद v2 सपोज बहुत घट गई। समझ आया? पर जी सर। v2 घट भी गई, फिर भी है। अब क्या हो रहा है, फिर से ये आगे जा रहा है। अगर ये फिर से आगे जाएगा, तो एक्सटेंशन बढ़ेगा बेटा, के एक्स नॉट आ जाएगा, फिर से v1 आ जाएगा। सर बोलो बेटा। सर यहाँ पे अगर सर हम एक ब्लॉक को सर रेस्ट में ले लें, सर सब सीडो लगा दें। सीडो लगा के करते हैं बेटा। इसको मान लो तुमने रेस्ट पे ले लिया, है ना। जी इसको ऑब्जर्वर बना दिया। तो अब इसको ऑब्जर्वर बनाने का मतलब मैं इस पे आके बैठ गया। अब मुझे इसका एक्सेलेरेशन कितना दिखेगा, 0। जी जी सर। सीडो फुल लगाने से बेटा देखो, मैं इधर F1 लगा रहा हूँ, तो मैं इधर पलट के एम में लगाऊंगा, जो उस समय का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। बात समझे? नहीं सर तो सर बेटा देखो, मैं हमेशा अगर इसको रेस्ट पे रखना चाहता हूँ, तो मैं इस पे कितना फोर्स लगाऊंगा जो इसको फोर्स बैलेंस कर दे।
F1 प्लस उस समय का KX0 प्लस उस समय का MA, और इसको जब मैं देखूंगा तो मैं ये बोलूंगा इधर लग रहा है हमारा F2, इधर लग रहा है KX0, और सिंस इसका खुद का एक्सीलरेशन या तो इधर होता तो वो इसको पलट के इधर देगा MA2, मतलब F2A। इसलिए तो सॉल्व नहीं होगा बेटा सीडो फोर्स मानने से। वैसे बेटा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जरूर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। F2 F1 K, मुझे बस मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है। बेटा क्या इसको रिड्यूस्ड मास से करो? मुझे इसका डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, मतलब सारे मेथड लेंथी जा रहे हैं हिट एंड ट्रायल टाइप के। बेटा मैं पीडीएफ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, तब तक मैं सोच रहा हूँ बेटा इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि फिर अननेसेसरी, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन ही है और इसमें मैं कोई सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ बेटा। कहाँ पे गया बेटा क्वेश्चन, कौन सा था नेक्स्ट वाला बेटा बताओ। सर उसके बाद कौन सा वाला बेटा? सर एक मिनट सर, पीडीएफ तो 61 60 वाला। ए ब्लॉक एम इज सर, प्लेस। वो हाफ क्वेश्चन, क्या बेटा? हाफ सर वो हाफ क्वेश्चन है उसके, मतलब नेक्स्ट पेज में उसका अदर हाँ हाँ पार्ट हाँ है। हाँ, दिखा दिखा बेटा दिखा। रुको रुको इसको निपटाते हैं। ये तो एच एम कुछ एंगल भी बना रखा है, अल्फा या थीटा दे रखा है कुछ, और ये स्मॉल एम है। A block of mass m is placed on a triangular block of mass capital M in which turn is placed on a horizontal surface। ठीक है हाँ। नहीं बेटा ये तो सही में ही दी, इसमें तो कुछ भी करना ही नहीं है, तो बुक क्या कहते हैं सिर्फ, मतलब एक, तो मतलब टेक्स्ट बुक स्टाइल क्वेश्चन है कि मतलब जो पढ़ाया एग्जैक्टली वही पूछ लिया है। तुमको करना क्या है बेटा ये बताओ। सारे फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, जी सर। तो किसी भी इंस्टेंट पे क्या बराबर होगा बताओ। मोमेंटम गेन्ड इन एक्स इक्वल टू मोमेंटम गेन इन माइनस एक्स, होगा कि नहीं? नेट मोमेंटम जीरो होगा। जी कैपिटल एम इंटू वी मस्ट बी स्मॉल एम इंटू यू, हुआ कि नहीं? फर्स्ट इक्वेशन। कितने जी आंसर सर। माने तुमने बेटा? दो। अब बताओ वर्क डन के हिसाब से सोचो, जब स्मॉल एम नीचे आया तो वर्क डन कितना हुआ? mgh, और वो किसको मिला, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में मिला कि नहीं? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर। ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया बेटा, कर लोगे? हाँ सर। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट बताओ कौन सा है। तो 61 का सी और डी। 61 का, सी और डी। एक सेकंड रुको बेटा, 61 का शोज अ स्मॉल बॉडी। तुम बेटा अपना पीडीएफ इसको भी शेयर कर दियो ना, इसको चिन्मय को। नहीं सर, सर कर रहा हूँ। थोड़ा कर दो बेटा, कर दो, रीजन क्या है ना, फिर उसको भी पैरेलल दिखेगा। सर मैं बुक करके बैठा हूँ। क्या? सर मैं बुक करके बैठा हूँ सर, अच्छा देख रहा हूँ ठीक, सर।
61 दिख रहा है? जी सर। So a small body of mass and placed larger mass whose surface is horizontal near the, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ये भी शायद सिंपल सा, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। कुछ ऐसा है कैपिटल एम, ठीक है, और ये कैपिटल एम है और ये एच है। अब क्या बोला है कि उस फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक। तुमको कौन सा बिट जानना है बेटा, सारे? नहीं सर, CD। बेटा मेरे को जो तुमने पीडीएफ भेजी है उसमें स्मॉल एम पे कोई वेलोसिटी नहीं है। अच्छा अच्छा, दे रखा है, दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है। इसको वी से पुश करते हैं। हाँ तो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो फिर इजी क्वेश्चन हो गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द स्मॉलर ब्लॉक एसेंट्स। तो मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो जो दोनों कंपोनेंट होंगे, उस मतलब ऊपर वाला VY एक होगा और हॉरिजॉन्टल में VX, मतलब वो जो अच्छा अच्छा बेटा, कंबाइंड वो जो स्टार्टिंग से सोचो। मोमेंटम एक्स में इतना है ना? क्या चीज। कोई नेट फोर्स एक्स में आ सकता है किसी भी समय? तुम ऐसे भी हो, जो तुम इस पे लगा रहे हो उतना इस पे लगा रहे हो, तो नेट फोर्स एक्स में तो कभी आएगा ही नहीं। तो एक्स का मोमेंटम चेंज नहीं होगा ना कभी। ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम इस ब्लॉक को ऐसे पहुंचने वाले होगे, स्मॉल एम वाला, और तब तक ये भी चल रहा होगा, है ना? जी सर। सपोज ये नीचे वाला, ये जो कैपिटल एम वाला है वो यू से चल रहा है, तो उस समय स्मॉल एम की भी हॉरिजॉन्टल स्पीड यू ही होगी। तो स्टार्टिंग में एम जी सर। इक्वल टू एम प्लस एम इंटू यू। ये बात समझ आई? लेकिन बेटा इसके बाद एक वी वन भी तो होगी स्मॉल एम के पास, ऊपर भी तो जा रहा है ये। सर वो ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब ऊपर जाएगा तो फिर मतलब। हाँ बोलो। नहीं सर, सर ठीक है। नहीं सर सोचो ठीक सोचो। है, हाँ, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने दो उसको। अब बताओ, मैं जो ये ऊपर गया तो इसने कितनी एनर्जी लूज की? पहले कितनी एनर्जी थी? क्या लेके आए थे तुम? हाफ एम वी स्क्वायर। तुमने किस किस को बांट दी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई थोड़ी सी, कैपिटल एम को दे दिया हाफ एम यू स्क्वायर। तुम्हारे पास खुद के पास दो स्पीड है, हाफ एम। खुद की स्पीड कितनी होगी बेटा इसकी? वी वन, और यू का रूट। यू। समझ आ रहा है? जी सर। तो अगर मैं रिजल्टेंट स्पीड का स्क्वायर कर दूं हाफ एम वी स्क्वायर, तो मुझे यही तो मिलेगा, वी वन स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। अब बताओ, इन दोनों को जब कंजर्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? वी वन मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो वी वन मिल गया तो फिर तुम हाइट ऑफ एसेंट निकाल लो। तुम्हारे लिए तो तुम्हें समझ आ रहा है, जैसे वो ये पॉइंट छोड़ेगा इट्स ए प्रोजेक्टाइल देन। तुम्हारे सर उसका पास, थीटा मतलब किस एंगल पे जाएगा, कैसे पता चले? वो तो वी वन और यू पे डिपेंड करेगा ना बच्चा। तुम इस पॉइंट पे हो, ये वी वन है। मतलब सर V1 और U निकाल के, मतलब उसके अंदर थीटा निकाल के उसका करना है। हाँ। अच्छा ये बताओ, छोड़ो मुझे, तुम मैक्सिमम हाइट पूछा ना, वाई यू नीड थीटा। तुम्हें वी वन पता है तो वी वन विल डिसाइड ना कि वो कितने हाइट तक मैक्सिमम जाएगा। एच प्लस उतना कर देना, वी वन से निकालो ना क्वेश्चन। हाँ सर। एच मैक्स का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें बच्चों वाला? जी सर। वो लगाओ डायरेक्टली, ये एच देखो कितना आएगा, नीचे वाला स्मॉल एच जोड़ देना, ये वाला जमीन से पूछा है तो। ठीक है जी सर बेटा। जी सर, ये हो गया। नेक्स्ट बताओ कौन सा है बेटा? सर उसका सर D1। हाँ तो वो अरे बेटा, जब दोनों का एक्स कंपोनेंट सेम है तो चलने दो, घूम के बंद लौट के बुद्धू जब नीचे आएगा, जब एक्स कंपोनेंट ही सेम है तो वहीं पे उसी पे गिरेगा ना। तुम बताओ क्यों नहीं गिरेगा एक्स पे वो? बच्चा, एक्स में कोई फोर्स ही नहीं आया ना। तुमने इसको मूव करते देखा, इसको प्रोजेक्टाइल की तरह चलते देखा, तब तुम भी यहाँ पहुंच गए, वो फिर से तुम्हारे ऊपर गिरा। हाँ सर, सर आ गया। समझ आया? जी सर। हम्म। अब कौन से क्वेश्चन पे हम लोग बेटा, इसके बाद क्या है? सर
62। जी सर। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो इजी क्वेश्चन है बेटा, सुपर डेंस मटेरियल दिया है ना। जी। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम्हें क्या नहीं समझ आया इसमें? ये अर्थ है, मतलब अगर एक हाइट में लिया जाए तो फिर ये h/2 तक आ जा रहा है, फिर क्या पूछा है तुम्हें, प्रॉब्लम क्या ऐसे रही है इसमें तो? क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ? देखो बेटा, मतलब यहाँ पे तुम्हारा इमेजिनेशन एक एमटी। चिड़िया होनी चाहिए जिसको तुम फील करो। तुमको जो दोनों मासेस दिए हैं, अर्थ का और वो सुपर डेंस मटेरियल का, क्या ये मास कंपैरेटिव है कि नहीं, पहले ये बताओ। सोचो बेटा, क्या ये मास कंपैरेटिवली है कि नहीं? अब अगर मैं मानता हूँ कि मैंने देवाशीष को उछाला है, तो वो मतलब ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, पर अर्थ अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ये बात समझ आई? अब तुम बच्चा h/2 नीचे आओगे तो तुम, सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों का चेंज नहीं होगा जहां भी हो रहा है, ये बात समझ आ रही है? जी। वो तुम उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो तो वो तुम पे भी तो लगा रहा है, बात तो बराबर ही है ना। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब 3 × 10⁴ अगर h/2 नीचे आया है, ये भी तो कुछ ऊपर आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ सर। अरे रुको, अभी समझ समझ रहे हो कि मैं हवा में बोल रहा हूँ? जी सर, समझ रहा हूँ। और दोनों की कितनी स्पीड बढ़ेगी बताओ? तो मतलब जब ऊपर जाएगा तो फिर सर सेम मतलब मोमेंटम कंजर्व करना होगा। मोमेंटम कंजर्व, फाइंड द स्पीड। मोमेंटम तो बेटा हर समय जीरो ही रहेगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। सर अगर h/2 से मतलब नीचे गिरेगा तो फिर सर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, पर उससे तो आंसर मैच नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, तो तुम गलत सोच रहे हो ना अभी भी। वो h/2 नीचे आ रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो अर्थ भी तो ऊपर जा रहा है। h/2 नहीं आया, वो h/2 से ज्यादा आया है नीचे। मैं डायग्राम बनाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, रुको। तो मतलब अर्थ भी अट्रैक्ट हो रहा है उससे। हाँ बेटा, मास दोनों का कंपेरेटिव है ना, कंडेंस मटेरियल है। अच्छा ये सोचो, जहाँ पे ना वो ब्लैक होल टाइप का मटेरियल रहता है ना, तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिला के एक छोटे से बॉल के शेप में आ सकता है, उतना मास रहता है। अभी भी जो तुम्हारा जो एटम एटम होता है, वो 99.9999% एम्प्टी तो है। अगर तुम ना कोई सुपर फाइन मटेरियल, उसके लिए तो हम लोग वो हैं, खाली हैं, वो हमारे थ्रू गुजर सकता है। मेरी बात समझे? अब भावनाओं को समझो। जी जी। तुम बोलोगे सर किसी भी समय इस पे जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है ना? जी अब तुमको ये दे रखा है कि जो ये एच है, ये आर के कंपेरेटिवली जी छोटा है ना। आर इज मच 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 ग्रेटर देन एच, दे रखा है ना बेटा? जी। वो मैं पढ़ लेता हूँ, दिया है ना, हाँ, इट इज रेस्टिट्यूटेड मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ, जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा, है ना, तो तुम्हारे हिसाब से इसका मास कितना है? स्मॉल एम है और इसका 2m है, ये समझ आ रहा है? जी जी। तो कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा ना कहीं तो होगा ना, कहीं भी होगा। निकाल भी सकते हो पर कहीं तो होगा। मान लिया यहाँ पे। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ जितना ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे आएगा, सपोज ये x नीचे आया, तो ये भी तो
अगर ये x नीचे आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा m इंटू एक्स इक्वल टू 2m इंटू वाई। ये बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताओ अगर ये x नीचे आया और तुम y ऊपर गए तो इनकी बीच की दूरी कितनी घटी? पहले h थी दूरी, अब कितनी घट गई वो? सर एच माइनस हाइट एक्स h है, प्लस वाई। तुम x नीचे आए, वो y ऊपर आया, तो अब नई दूरी वो कितना बोल रहा है? h/2। तो h/2 मस्ट बी आवर, बताओ h/2 क्या होना चाहिए? ये x नीचे आया तो y ऊपर, मतलब अर्थ y ऊपर गया, ये h नीचे आया, तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि h इक्वल टू h/2 प्लस एक्स प्लस वाई। ये समझ आ रहा है? क्या ये इक्वेशन तुम्हें समझ आई कि x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू h/2? क्लियर हुआ? हाँ सर। हम्म। अच्छा ये बताओ, मोमेंटम भी हर समय कंजर्व रहेगा? तो आपसे पूछा क्या, स्पीड पूछा है ना? फाइंड द स्पीड, इस समय स्पीड कितनी होगी? वो भी अर्थ के सब अर्थ के सरफेस। क्या बेटा, अर्थ के? सर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस बोला। अच्छा ये बताओ, पहले तुम मुझे बताओ एक्स और वाई निकाल लोगे कि नहीं? यहाँ से देखो, पहले मुझे एक्स और वाई निकाल के दो, कॉमन सेंस से बताओ, कर लोगे? जी सर। तो इनके दोनों के सेंटर ऑफ मास में कितनी दूरी कम हो गई बेटा? एक्स अगर 2y हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? सर एच बाई एच वाई, 6। 6 हाँ, और x की वैल्यू कितनी आ गई? सर एच बाई एच वाई 3। 3 3। जी यहाँ तक समझ आया बेटा? जी जी सर। सर। अब तुमसे स्पीड पूछी है बेटा, तो तुम इसके बाद बोलोगे कि सर होता क्या है। अच्छा मैं तुमको अब ऐसे दिखाता हूँ, यही पिक्चर में तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ, डरना नहीं। मैंने अब तक तुम्हें दिखाया कि इन दोनों के बीच की दूरी स्टार्टिंग में h प्लस आर थी, चलेगा? है ना? जी सर। अब ये कितना नीचे आया? h/2 h बाई स्मॉल m कितना नीचे आया था नॉर्मल पोजीशन से? h/3 ना? 3 जी सर। सर एच बाई 3। और ये वाला इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया? h/6 एच बाई h/6। तो नई दूरी कितनी घट गई बेटा बताओ? पहले दूरी r प्लस एच थी, और अब नई दूरी बीच की कितनी? पहली दूरी r प्लस एच थी, अब नई दूरी कितनी है? r प्लस एच माइनस, इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई, कितना आ जाएगा ये? एच बाई 2। h/2 h/2। तो नई दूरी कितनी हो गई? r माइनस, r plus h/2 कितना हुआ? जी सर। कोई गलती तो नहीं है ना बेटा इसमें? देख लो, दिख रहा है? अच्छा हमने इतना रिसर्च मार दिया, इस पे डायरेक्टली कैसे एनर्जी कंजर्व कर देते मैकेनिकल वाली? जब नीचे पे जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स ऊपर भी लग रहा है, तो बेटा जब नेट वर्क डन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। 0। और पोटेंशियल कितना होती है? जी एम इंटू 2m बाई, बीच की दूरी स्टार्टिंग में क्या थी बताओ? आर प्लस एच थी। जी सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये G m1m2 बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो थी स्टार्टिंग में, चलेगा? बाद में जी सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? जी एम इंटू 2m, बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? r plus आर प्लस h/2 और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? तो लेटेस्ट से जो छोटा में उसकी यू स्क्वायर है, और बड़े वाले की नहीं पता, है ना? कि पता सर है ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला नहीं है। क्या? नहीं समझे बताओ? दो पॉइंट मासेस सर के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आती है -G m1m2 बाई आर। इससे आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है? mgh हम इस कंसिडरेशन से निकालते हैं कि g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। mgh पिक्चर नहीं है बेटा,
बात समझे मेरी? ठीक है। mgh अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है कि जब हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट रहेगा, फोर्स घड़ी बदल रहा है बेटा, mg कांस्टेंट होगा तब ना आंसर mgh आएगा। बात समझे? ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड करेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होती है। उस समय की मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब बेटा कंजर्वेशन मोमेंटम नाम की बीमारी है, इसको v1 मान लो, v स्क्वायर मान लो। अब जितना वो mu नीचे गेन करेगा, देखो ना कंडेंस वाला mu आएगा तो वो 2m/v आएगा। ये बात समझ आई? नेट मोमेंटम तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। 2m है ना, तो m काट दो तो v की वैल्यू कितनी आ गई, u/2। ये बात पुट करो, खट खट कर सब आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, जी ये बेटा कौन से चैप्टर में दिया है क्वेश्चन? सर, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। आंसर क्या दिया है देखना जरा, कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया है क्या जो मैं नहीं ले रहा हूँ क्या? सर रूट ओवर ऑफ 2gh/3। 2gh/3। इससे भी आंसर वही आएगा शायद। सर यहाँ पे तो कैपिटल जी भी क्या आना चाहिए। और तुम्हारे आंसर में क्या दिया हुआ है? सर होल रूट ओवर 2gh/3। स्मॉल जी दिया हुआ है। जी सर। बेटे इससे आंसर कभी गलत नहीं आ सकता, दिस इज ऑलवेज ट्रू। मैं समझाता हूँ क्यों। देखो, जो mg होता है ना, mg फोर्स, आप इसको इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, g m1 m2, ये मास ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द पार्टिकल है भाई, आर स्क्वायर। यहाँ पे हम आर इतना बड़ा है कि आर स्क्वायर ही रह जाएगा। बात समझे? जी सर। तो अगर मैं काटने पे आऊँ तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो g विल बी gm/r²। आपका ऐसे बनना चाहिए, डोंट वरी, ये हमेशा सही होगा। जो आपको पढ़ाया ना, ये आपको पिक्चर तब दिख होगी जब आप ये चैप्टर ग्रेविटेशन खत्म कर दोगे। ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप से लग रही है तो हमेशा कंजर्वेटिव नेचर की होती है। सर ये फॉर्मूला सर इससे भी आ रहा है, मतलब एमजीएच जो यूज कर रहे हैं, अगर हम्म, पूरा मतलब वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस ले जाएंगे तो फिर वो आर ही हो जाएगा, हाँ आर आर हाँ, कट जाएगा। आप उससे भी कर ठीक है। सकते हो बेटा, आप उससे भी कर जी। सकते हो क्योंकि हम वेरी क्लोज ले रहे हैं ना। बेटा एक सेकंड तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप भी पियो। बेटा मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा बताओ। बेटा मैं देखता हूँ, रुक जाओ। सर इसको मैंने प्रोसेस किया सर, वो थोड़ा बेटा वेरीफाई थोड़ी आवाज स्लो आ रही है, बताओ। सर इसको सर एक प्रोसेस से किया था, वो वेरीफाई करना इसको, इसी क्वेश्चन को? है। जी सर। सर मैंने कुछ ऐसे किया था, मतलब वो जो वर्टिकली जो रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कौन जो से भी था, क्वेश्चन के ऊपर और चल रहा है? सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5? अच्छा 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 अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ गए। मैं उसी पेज पे था, उसका भी और भी क्वेश्चन थे ना, 63 64। नहीं सर, वो हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कुछ ऐसे किया, वर्टिकल रॉड है तो फिर हम्म उसका जो सेंटर ऑफ मास है, और हम्म। जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उसका हाँ सेंटर हाँ, ऑफ मास, सही है सही है सही है सही है। सर उसका स्लोप से निकाला है सर, वो प्रोसेस सही द होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रूथ इन कैन बी, can be if the meeting point is the origin of the point.
ये बेटा इसमें कुछ डाटा मिसिंग है क्या? सर मुझे भी सर कुछ वैसा लगा सर। रीजन क्या है ना, मान लो मैं तुमको फील कराता हूँ। पहले वाला जो रॉड ऊपर है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, हल्का सा है। जी सर। रुक मैं डायग्राम बना देता हूँ यार। ऐसा है, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे आया। ये भारी है तो भी इसका ऐसे L/2 पे ही आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? जी सर। जी सर। बट इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे रहेगा, दैट इज श्योर। ये तो सिखाया है ना, दो मासेस का सेंटर मास उसकी लाइन जॉइनिंग पे रहता है। जी सर। पहली क्लास याद करो, इस पे रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कैन बी द मीटिंग पॉइंट इज द ओरिजिन। हाँ तो बेटा ये तो फिर कर सकते हो तुम क्वेश्चन। बेटा आपको मेरी बात समझ आई? जी सर। मैं कितना भी भारी रॉड ले लूं, अगर ये भारी वाला है, सपोज इसका मास 50 m होता और इसका सिर्फ m होता, तो यहाँ हो जाता। तो क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस स्लोप पे रहेगा। समझ गए क्वेश्चन? तो देखो कौन सा पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है। अरे तुमको इतना याद है ना, दो पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास बीच में आता है कहीं पे, वही लगा दो। हाँ सर। हो गया क्वेश्चन। जी सर। एक्स जी है, सर। वाई है, इसी इसी स्लोप पे रहेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा। सर वो जो सर 24 है सर, उसका अगला वाला क्वेश्चन। 24 अगला वाला क्या दिया सर है? 24 सर, वो जो रॉकेट प्रोपल्सन में सर बहुत दिक्कत हो रही है सर, थोड़ा ए समझा सुनो दीजिए। सुनो सुनो, रॉकेट प्रोपल्शन के 4 केसेस है, मैं चारों केसेस का मस्त तुमको वीडियो बना के देता हूँ। भूल जाओ, ऐसे याद दिला देना, सिर्फ रॉकेट प्रोपल्शन करा दो। मैं तुमको एक नहीं चारों बताऊंगा कैसे मोड़ते हैं रॉकेट को। मेरी बात समझ गए? जी सर। सारे हो जाएंगे बेटा, छोड़ दो बस, टेंशन ना लो। जी सर। बताओ सर कौन उसके सा बाद सर इसको। उसके बाद सर क्वेश्चन 50 सर, उसके अगले वाला पेज में है। हाँ, build a clock having different features. It is possible to build a clock in which the tips of the second hand, minute hand, and the hour hand same tangential acceleration. ये बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है तुम बताओ? सर जो वेलोसिटी बढ़ाता है। वेलोसिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो लीनियर स्पीड बढ़ाता घटाता है, ऐसी भाषा बोल लें। जी सर। ये जो टिप है मिनट हैंड की, उसकी ये स्पीड कितनी बढ़ेगी अलोंग दैट, है ना? जी सर। अगर सेम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे, ये बेटा बचपन में क्लॉक क्लॉक पढ़े थे ना, तो कितनी एंगुलर स्पीड आती है मिनट हैंड की? ये तो कांस्टेंट रहती है ना बेटा। जी सर। याद करो ना, 6 डिग्री पर मिनट आती है मिनट हैंड की, हाफ डिग्री पर मिनट आती है आवर हैंड की। तो जब उनका ओमेगा फिक्स्ड है तो सेम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो मिलेगा सबको। आंसर क्या दिया है? सर एडी दिया है। तो इज इट पॉसिबल इन विच द टिप्स ऑफ द सेकंड मिनट हैंड आवर हैंड मूव सेम टेंजेंशियल हैंड? हाँ सेम तो है बेटा, सही तो बात है बेटा। सेम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बताओ? सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर सेम होगा तो फिर वो मतलब जो हैंड होगा उसका वेलोसिटी तो सबका जीरो मतलब क्यों नहीं ले सकते हैं बेटा? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा है भाई, मिनट हैंड जा रहा है, वो मेरे 1 घंटे में एक चक्कर मारता है 360 डिग्री। उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन या एटी जीरो है। क्या टेंशन है तुम्हें? जीरो भी तो सेम होता है अच्छा। सबके। जी सर। सर हो गया सर। डी वाला बिट कैसे करोगे फिर? इस मैं पढ़ लेता हूँ पहले क्या लिखा है। इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अ क्लॉक इन विच द टिप्स ऑफ द सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड द आवर हैंड मूव विद द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जी तो कैसे बिल्ड करोगे कैसा? सर, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब तो मतलब एक ही एंगुलर मतलब एंगल पे उसका मतलब जीरो ले जाएंगे तो फिर
हर एंगल में तो वेलोसिटी मतलब सेम ही रहेगा, चेंज जब होगा। मतलब नहीं समझा बेटा, दोबारा बताओ। सर मतलब थीटा जब 1 डिग्री होगा, नहीं तो सर थीटा थीटा 1 डिग्री से जब 2 डिग्री होगा, तो फिर उसका हम्म। वेलोसिटी तो मतलब सेम ही होगा उस हैंड का। हम्म। तो फिर एक्सलेशन इस केस में भी 0 ले सकते हैं। 1 डिग्री होगा। नहीं नहीं, मैं अभी भी रुक जाओ, मैं फीलिंग नहीं समझ पा रहा, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोलो, शायद मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ। बोलो। मतलब अगर मिनट हैंड मतलब सर 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएगा, हम्म। तो फिर सर उस केस में एंगुलर एक्सलेशन हम 0 ले जाएंगे, तो ओमेगा तो सेम ही रहेगा। तो फिर पूरा मतलब उस हैंड का पूरे क्लॉक में ओमेगा सेम ही रहेगा, तो फिर वो क्लॉक बन नहीं नहीं, सकता सही है। सही सही, मैं कुछ और सोच रहा था। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? मेरी सर मोबाइल पे और 3% बचे हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली और 16 क्वेश्चन। रुको एक सेकंड, रुको, मेरे को वो वाला क्वेश्चन दोबारा करने का मन कर रहा है। इसमें मैं क्या गलती कर रहा था, कुछ याद बताओ। रुको इसमें टू F2। मैक्सिमम इलोंगेशन से कनेक्ट करते वक्त थोड़ा सा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सर बोलो बेटा। सर यहाँ पे जो M1 है सर, वहाँ पे सर फोर्स उल्टा ही लगेगा, मतलब और लेफ्ट हैंड में लगेगा तो दिया नहीं गया है। सर राइट हैंड में किस लग सकता है? नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? सर वो M1 पे सर लेफ्ट साइड पे मतलब F1 लग रहा है, ये तो दिया नहीं गया है। राइट साइड पे तो लग सकता है। क्या दिया है क्वेश्चन में? नहीं 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 बेटा, फिर तो क्या क्वेश्चन में दिया नहीं था बेटा ये? सर बस दिया गया सपोज द ब्लॉक ऑफ मास M1 is being pulled by a constant force F1 and the other block is pulled by a constant force F2. नहीं नहीं बेटा, फिर ये ऐसे ही करोगे तो अच्छा सही है, मतलब मेरे ख्याल से यही लॉजिक होना चाहिए। बेटा थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स से करूँ क्या? पेशेंस रख सकते हो 2 मिनट का?
बेटा मेरी बड़ी इच्छा थी कि अपने आप वैसे सॉल्व हो जाता बर्नौली थ्योरम से। सपोज किसी भी समय x इसका एक्सटेंशन है तो उस समय कैसे होगा? ऐसा दिख रहा है? जी सर। जी और इसके साथ क्या होगा? F2 इस तरफ है और ये M2 इस तरफ है। x पैरेलल पैरेलल सोचते हैं बेटा। मैक्सिमम एक्सटेंशन आने वाला होगा तो बेटा दोनों का एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा जब x बड़ा होगा बेटा। सोचो a1 इसको a2। क्या ये थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा है बेटा? तो इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? F2 माइनस के एक्स बाई M2 इक्वल टू a2 आ जाएगा और a1 विल कम एज ax माइनस f1। बेटा t इक्वल टू 0 पे इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। मैं थोड़ी देर बाद का एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। समझे ना? जी सर। 0 पे अभी एक्सटेंशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो f1 कितना भी छोटा होगा इसके एक से बड़ा होगा तो थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन इधर होगा लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ऐसे होने लगेगा। मेरी बात समझे? जी सर। जी तो मैंने उस समय कंडीशन ली है कि व्हेन बोथ आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब मैं अच्छा लेकिन बेटा अगर मेरा जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा तो कुछ ऐसी ना बताएगी। मैक्सिमम एक्सटेंशन के वक्त क्या होगा बेटा बताओ? सर वो M1 वाला रुक जाएगा और F2 चल रहा होगा। नहीं बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन के में इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी या इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी मोमेंटली जीरो होगी कि नहीं? तो बेटा मान लो ये भी चल रहा है ये इधर चल रहा है तो अगर ये जी सर, 0 होगी। जीरो नहीं होगी तो ये एक्सटेंड और करता ना। जी सर। तो जी सर। मैक्सिमम के समय दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मतलब अगर मैं इसको 1 बोलूँ इसको 2 तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी जीरो होगी एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी जीरो होगी। ये चीज़ तुम्हें समझ आई? जी सर। तो मुझे कंडीशन ये मिलेगी कि इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी। बेटा एक्सेलरेशन कहीं भी जीरो नहीं होगा ना, हमारे पास सिर्फ यही लॉजिक है वेलोसिटी जीरो होगी वो भी 1 और 2 की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अच्छा इसका एक्सेलरेशन a2 मैंने कितना निकाला था बेटा? f2 माइनस के एक्स बाई m2 और इसका एक्सेलरेशन कितना आया था a1 के एक्स माइनस f1 बाई m1 इतना था बेटा। अब एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना आ जाएगा बताओ बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में ना। जी सर। पता है कि a1 नहीं पता कि पता है? नहीं पता ना। लेकिन बेटा हमें ये तो पता है ना कि f2 f1 से बड़ा है तो हम ये बोल देते हैं लेट अस से a2 इज ग्रेटर। अच्छा a12 कितना आ जाएगा? a12 कितना है? a1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस a2 विथ रिस्पेक्ट टू a अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू 2 इतना सही आ रहा है बेटा? जी। जी अरे कुल मिला के चलो मैं किसके रिस्पेक्ट में निकालता हूँ? मैं यहाँ पे खड़े होकर दुनिया देखता हूँ। इसको मैं दोबारा करता हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ मैं यहाँ पे खड़े होकर दुनिया देखता हूँ इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। जी सर। तो मैं a21 निकालता हूँ क्यों? मैं इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू 1। अब मुझे a21 कितना मिलेगा बेटा? a2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस
ये अर्थ विद रिस्पेक्ट टू 1 मिलेगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे सिंपली। तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ? F2 माइनस kx बाई m2, kx माइनस F1 बाई m1, A21। यहाँ तक आया बेटा? सर वहाँ पे माइनस है। अच्छा हाँ तो सॉरी, माइनस होगा फिर। हाँ माइनस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इवन है ना, हाँ माइनस हुआ। अभी रुक जाओ, अब मेरा A21 हो गया, ये मैंने मान लिया। और x इस समय कुछ भी हो सकता है बेटा, सही में सोचो कि x कैन बी एनीथिंग, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। x एक्सटेंशन है, बस इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? जी सर। अब लेट अस से एक्सेलरेशन v dv बाई dx होता है। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, यही इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, f2 बाई m2 बस, ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस कर दो, प्लस f1 बाई m1, ये तो कांस्टेंट हो गया। और दूसरे वाले को लिखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, माइनस के एक्स और माइनस के एक्स, तो माइनस साइन माइनस के बाहर गया, एक्स भी बाहर गया, अंदर क्या बचा, 1/m1 प्लस 1/m2 मिला। यहाँ तक साथ में हो? जी सर। तो वी डी वी हमें कितना मिल जाएगा, डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई जाके यहाँ पे F2/m2। बेटा लेकिन ये मेथड बहुत टीडियस है, मैं थोड़ा आसान मेथड से बताना चाह रहा था। माइनस के एक्स डी एक्स 1/m1 प्लस 1/m2। कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, 1 के रिस्पेक्ट में 2 रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब मैं लिमिट्स पुट करूंगा तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जीरो थी इसकी वेलोसिटी, जब दोनों चले नहीं थे। बाद में चल भी देंगे तो स्टार्टिंग में फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ? 0। जीरो। अब मान लेते हैं dx का इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो से लेके मैक्सिमम लेंथ x नॉट तक, है ना? जी सर। और यहाँ पे x इक्वल टू जीरो, जब एक्सटेंशन जीरो था बाद में x नॉट तक। तो अब तो इजी है ना, यहाँ तो सिर्फ x dx इंटीग्रेशन और x²/2 चेंज कर लोगे। जी सर। बेटा आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन मेरे को आसान मेथड चाहिए था, क्योंकि इतना एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में सोचने में उसका, अगर पहले से करके जा रहा है तो ठीक है, समझ रहे हो कि हाँ भाई 1 के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी जीरो करनी है, कोई भी कर लेगा उसके बाद तो। लेकिन उस समय ये बात स्ट्राइक करेगी। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई मैंने क्या बोला? ये जीरो वीडीवी को इंटीग्रेट करते तो क्या मतलब, स्क्वायर/2 जीरो से जीरो लिमिट जीरो आ गया। इसको करते तो ये कचड़ा एक साथ ही लिखे रहने देते, F2/m2 प्लस F1/m1। और बेटा मेरी बैटरी 2% गई है, नहीं 1% है। आवाज आ रही है अभी? जी सर। जी सर। नेटवर्क कट सकता है, फिर हम कल मिल जाएंगे, ठीक है? तो जी सर। ये का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, x आएगा, और लिमिट पुट करोगे तो x नॉट माइनस जीरो आया। जी सर। साइन यहाँ पे था ऑलरेडी बाहर, k इंटू ये कचड़ा 1/m1 प्लस 1/m2, और ये x dx की लिमिट पुट करोगे x²से/2 यानी x0² 2। अब बेटा इससे निकालोगे आंसर, शायद आपका मैच कर जाएगा, ठीक है? और इससे आंसर मैच नहीं कर रहा है तो बेटा मुझे सोचना पड़ेगा फिर से, तब जरूर एनर्जी वाली अप्रोच से होगा, क्योंकि काइनेमेटिक से करने पे मैं बस यही सोच सकता हूँ 1 के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है बेटा? जी सर। जी सर। और मैं t इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी बाद में जीरो है। स्टार्टिंग का मतलब एक्सटेंशन जीरो था, बाद में मैक्सिमम है। मैंने जानबूझ के लिमिट ऐसी चुनी है कि मुझे सब कुछ कट जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए इजी केस मिले। क्लियर बात समझ आई बेटा? जी सर। जी सर। को मैं पीडीएफ में दोबारा देखता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन है, और अभी तो क्वेश्चन बाकी है ना बेटा काफी। जी सर। तो जैसे आखिरी वाला क्वेश्चन है वो सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो कौन सा? सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है। और जी क्वेश्चन नंबर 20 शायद, एक काम करो ना बेटा, नहीं ठीक है बेटा, तुमने जो कॉन्सेप्ट चुने हैं, क्वेश्चन चुने अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3
बट इसमें तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो लेंदी वाले क्वेश्चन तुमने चुने वो थोड़े से तुम्हें खुद से करना चाहिए एक बार और। फॉर एग्जाम्पल आखिरी से जो थर्ड क्वेश्चन दिया ना तुमने, इट इज द जी क्लासिकल केस ऑफ डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। डेफिनेशन है, तो मैं बता जरूर दूंगा। जी सर, उसने सर उस दिन भी आपने सर क्लास में करवाया था, पर समझ नहीं आया था सर। कोई बात नहीं, फिर मैं करवा देता हूँ कल। सुनो, इसमें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें बीच का प्रोसेस नेगलेक्ट करके सोचना होता है। तुम पुली ऊपर जाए चाहे नीचे आए, जो वो है, लिफ्ट ऊपर आए या नीचे आए, फ्रिक्शन तो बार बार लग रहा है। जैसे मैं तुम अपना हाथ दीवार पे से रब करो, तो जितना तुम लेंथ कवर करोगे उतना ज्यादा जी सर। एफ इंटू डी होगा, समझ गए? अच्छा कोई नहीं बेटा, मैं करा देता हूँ, कल मिले फिर बेटा। जी सर। और बेटा अभी शायद हम लोग तो नहीं सोएंगे, क्योंकि कल सुबह रिजल्ट आने वाला है जेई मेंस का। मतलब सोएंगे पर कम सोएंगे, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक पूरे बच्चे परेशान हो जाएंगे तब तक। ठीक है बेटा? जी ठीक है बेटा, आप लोग प्लीज जी पढ़ते रहो और यही पीडीएफ लेके आ जाना। और ठीक है बेटा, तुम भी अपनी पीडीएफ बनवा के आपस में एक्सचेंज कर लेना। जी मैं रखूं बेटा? सर, जी नमस्ते। सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, गुड नाइट बेटा। रिकॉर्डिंग का सर। हाँ भेजूंगा भेजूंगा।